प्यारे बच्चों, आज हम अपने चैप्टर प्रस्थ रसायन के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। इसका लास्ट टॉपिक है और जिसका नाम है पायस। पायस तो बच्चों, पायस किसे कहते हैं, ये चीज हमने जब कोलाइडी निकाय या कोलाइडी तंत्र पढ़ रहे थे उस समय आप लोगों को समझाई थी। शायद आपने उस समय गौर ना किया हो, अब ध्यानपूर्वक इसको सुने। पायस वो कोलाइडी अवस्था है या वो कोलाइडी निकाय है जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दोनों ही किस अवस्था में रहते हैं? द्रव अवस्था में। तो ऐसा निकाय जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव अवस्था में हो वो कहलाते हैं पायस। इनको हम पायस या इमल्सन कहते हैं। फिर से समझें, पायस किसी भी कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी निकाय की वैसी व्यवस्था है जिसमें अवयवी जो पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्था द्रव अवस्था के रूप में पाई जाती है। एक विशेषता पायस की यह है कि ये दोनों द्रव परस्पर अमिश्रणीय होते हैं। ये दोनों जो परिक्षेपण माध्यम और प्रावस्था हैं ये क्या होते हैं? अमिश्रणीय, नॉन सोल्यूबल, अमिश्रणीय, मिक्स नहीं होते। अर्थात ये कैसा तंत्र बनाएंगे? विषमांगी। ये विषमांगी निकाय होता है या विषमांगी तंत्र बनाते हैं। ठीक है। एक और व्यवस्था पायस की ये होती है कि इसमें जो परिक्षिप्त कण हैं उनका आकार, यानी परिक्षिप्त कण मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था, इनका आकार कैसा होता है? सोल या कोलाइडी विलियन के कणों से बड़ा होता है, के कणों से बड़े आकार के होते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। बाकी जो कोलाइडी निकाय हैं या कोलाइडी तंत्र हैं या जिन्हें हम सोल कहते हैं, उनके विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं उनकी अपेक्षा पायस के कोलाइडी कणों का या पायस के परिक्षिप्त प्रावस्था का आकार बड़ा होता है। इसलिए पायस में उपस्थित परिक्षिप्त जो कण होंगे या द्रव होगा उसके कण माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ये बड़ा आकार होता है, इसलिए ये विजिबल होते हैं, विजिबल देखे जा सकते हैं। किससे? माइक्रोस्कोप से। ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया अभी तक? पायस वो तंत्र है जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ये अमिश्रणीय होता है या विषमांगी तंत्र होता है। तीसरा इसका लक्षण, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो सोल में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं, इसलिए इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये विजिबल होते हैं, नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम इनको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों, जो ये पायस हैं, जो इमल्सन हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इनके दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं भैया दोनों प्रकार? पहला प्रकार जो कहलाता है वो है तेल का जल में पायस। तेल का जल में पायस, जैसा कि नाम है आप लोग समझ रहे हो, अर्थात इसको हम कहते हैं ऑयल इन वाटर, या कहीं कहीं आप लोगों को O/W टाइप या इस प्रकार के पायस ये लिखा मिलेगा। और एक इनका नाम है वो है जलीय पायस, जो परिक्षेपण माध्यम का की भौतिक अवस्था होती है, उसी के नाम पर हम पायस का नाम रख देते हैं। तो इसमें ऑयल जो है, तेल है, वो जल में घुला होगा कहेंगे या जल में परिक्षिप्त होगा, इसलिए इसको हम जलीय पायस भी कहते हैं। एक्वस पायस, जलीय पायस क्या होता है? इसमें तेल या वसा के कण, चाहे तो हम सब ऑयल कहते हैं, ऑयल कहते हैं, या वसा, उसके कण जल में परिक्षिप्त होते हैं। किसमें परिक्षिप्त होते हैं? जल में। ठीक है, जल में परिक्षिप्त होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप सब लोग परिचित हैं इसके उदाहरण से। इसका उदाहरण है दूध, और एक उदाहरण समझ लीजिए आप, क्रीम। क्या होता है इनमें? दूध में जो वसा के
कण हैं या वसा जो प्रावस्था है, द्रव प्रावस्था, वो जल में मिक्स होती है, जल में मिली हुई होती है और दोनों एक दूसरे से विषमांगी तंत्र बनाते हैं। इसलिए दूध क्या हो गया, एक पायस हो गया। और कैसा पायस है, वो जलीय पायस है, जिसमें वसा के कण जल के जलीय माध्यम में परिक्षिप्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तेल को या वसा को जल के साथ कुछ समय तक हिला दें तो तेल का जल में अस्थायी पायस बन जाता है। फिर से समझें, तेल को या ऑयल को या वसा के लिक्विड फेज को जल में कुछ समय तक हिलाने के बाद वो क्या बन जाता है, एक अस्थायी पायस बन जाता है, जिसमें तेल के कणों का अनुपात कम होता है। इसलिए हम कह रहे हैं तेल का जल में पायस। तेल प्रावस्था के रूप में है, जल माध्यम के रूप में है। लेकिन साबुन की उपस्थिति में तेल को जल के साथ हिलाने पर तेल का जल में अधिक पायस बनता है। इस बात पर गौर करें। अगर हम खाली तेल को जल में मिलाएं और उसको कुछ समय तक हिला दें, तेल को जल में मिला के, तो क्या प्राप्त होगा, उसमें अस्थायी पायस बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा, तेल को जब हम कभी मिक्स करते हैं जल में तो तेल की परत पानी की परत के ऊपर सेपरेट आउट हो जाती है, एक अलग परत के रूप में हमें दिखाई देती है। कुछ देर हिला दें तो थोड़े समय के लिए वो उसके अंदर चली जाएगी जल की परत के, लेकिन धीरे धीरे फिर से ऊपर आने लगती है। तो ये कैसा है, ये अस्थायी पायस है। अगर हम यही काम साबुन की उपस्थिति में कर दें तो जो तेल है वो जल के साथ हिलाने पर अधिक स्थायी पायस बनाता है। अधिक स्थायी का मतलब वो ज्यादा देर तक उसमें घुला रहेगा, जिससे तेल के कणों का अनुपात बढ़ जाता है। समान मात्रा में जल की तेल मिलाने पर अगर हम साबुन की उपस्थिति में मिक्सिंग करेंगे तो उसमें स्थायी पायस प्राप्त होगा। स्थायी पायस का तात्पर्य है कि उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम में अधिक समय तक मिक्सअप होगी या घुली होगी। ऊपर जो तेल की परत बनेगी वो काफी देर बाद बनेगी। कब? अगर हमने साबुन की उपस्थिति में पायस बनाया है। तो इसका मतलब जो साबुन है उसने इस पायस का स्थायित्व बढ़ा दिया, तो ऐसे पदार्थ जो पायस का स्थायित्व बढ़ा देते हैं उन्हें हम पायसी कारक या पायसी कर्मक कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट या पायसी कारक। ये पायसी कारक या पायसी कर्मक, इन सभी शब्दों का एक ही सेंस है, पायसी कर्मक कहलाते हैं, कर्मक। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण मैंने कौन सा दिया, जैसे साबुन। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पायसी कारक या पायसी कर्मक पर टिप्पणी आ जाती है कि इस पर टिप्पणी कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? वो पदार्थ जिनकी उपस्थिति से किसी पायस का स्थायित्व बढ़ जाता है या पायस में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का अनुपात अधिक हो जाता है, वो क्या कहलाएंगे? पायसी कर्मक या पायसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे जो दूध में है, दूध में होती है केसीन, दूध में वसा प्रेजेंट होती है, उसे हम केसीन कहते हैं। वो उसके लिए जो साबुन है वो पायसी कारक है। तो पायसी कारक का उदाहरण ये हो। तो ये तो बच्चों था पायस का पहला टाइप, ऑयल इन वाटर या जलीय पायस। अब दूसरा प्रकार और है पायस का, वो कहलाता है जल तेल पायस, यानी जल का तेल में पायस। अब की बार जो जल है वो क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था, और तेल माध्यम है, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? तेलीय पायस। इसको हम कह देंगे तेलीय पायस। ये लो, तेलीय पायस। ठीक है। अच्छा, ऑयल्स को किस चीज से प्रदर्शित करेंगे? वाटर इन ऑयल को। चलिए ये भी लिख दूं मैं, वाटर इन ऑयल या WO टाइप। ये सभी इस पायस के लिखने के ढंग। जैसा कि इसका नाम है, किसे कहेंगे? वो पायस जिनमें जल के कण तेल या वसा में परिक्षिप्त रहते हैं, वितरित रहते हैं, उपस्थित होते हैं, जल तेल पायस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे विचार करो, ऐसा कोई हमने कोलाइडी तंत्र पढ़ा हो जिसमें जो जल के कण है यानी द्रव अवस्था जो है, वो अवस्था तो दोनों द्रव होंगी, लेकिन उसमें जल जो है वो वसा में या तेल में विलय होगा। तो
ऐसा उदाहरण होता है मक्खन। मक्खन मक्खन इस पायस का उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, अब एक हम दो चार इसकी देख लें विशेषताएं। किसकी? पायस की। पायस की विशेषताएं। पायस की विशेषताएं। तो बच्चों क्या है पायस की विशेषताएं? नंबर एक, पहली विशेषता, एक तो मैंने समझाया था आप लोगों को पायसी कारक। पायसी कारक क्या होते हैं? जिनकी उपस्थिति में पायस का स्थायित्व बढ़ जाता है, ज्यादा स्थायी पायस बनता है। तो पायसी कारक या पायसी कर्मक को नष्ट करने पर अगर हम उसको हटा दें तो ये जो पायस है ये अपने अवयवों में टूट जाते हैं। पायसी कारक को नष्ट करने पर ये कौन? पायस अपने अवयवों में टूट जाते हैं। अवयव कौन है इनके? तेल और जल। तो तेल और जल अलग अलग होने लगेगा। जैसा मैंने उदाहरण बताया था, अगर हम पानी में तेल मिला दें और उसको कुछ समय तक हिलाते रहें तो ऐसी अवस्था आएगी कि कुछ समय के लिए तेल पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको रखेंगे तो कुछ समय बाद फिर से जो तेल है वो पानी की सतह के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर हम यही क्रिया साबुन की उपस्थिति में करें तो इसका तेल की पानी की सतह के ऊपर आने का समय कुछ बढ़ जाता है, वो ज्यादा समय तक उसी के अंदर उपलब्ध रहता है, अर्थात उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है। अगर हम पायसी कारक को नष्ट कर दें, साबुन को वहां से हटा दें, तो पायस फिर से अपने अवयवों में टूट जाएगा, पानी अलग तेल अलग। तो ये था हमारा पहला लक्षण। अब इसका दूसरा लक्षण पायस का वो क्या है? वो है कि किसी पायस को उसके परिक्षेपण माध्यम की सहायता से तनु किया जा सकता है। मैंने पायस का उदाहरण बताया दूध, तो आप समझें दूध को हम किस प्रकार तनु करते हैं। दूध कैसा पायस है? दूध है ऑयल इन वाटर वाला पायस, जिसमें जल माध्यम है और दूध या जो वसा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो इसमें अगर हम माध्यम की मात्रा बढ़ा दें, अर्थात पानी और मिला दें, तो इस पायस का विलयन तनु हो जाता है। यही बिंदु हम यहां बोल रहे हैं। किसी पायस को उसके परिक्षेपण माध्यम की सहायता से अगर हम परिक्षेपण माध्यम की मात्रा बढ़ा दें तो विलयन कैसा हो जाएगा, या क्या नाम है, तंत्र जो है कोलाइटिक पायस, पायस कैसा हो जाएगा? तनु हो जाता है। पायस तनु हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी पायस को उसके माध्यम की सहायता से तनु किया जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण, दूध को जल से तनु किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुण पायस का, कि जल में विलय कोई भी रंगीन पदार्थ, जल में अगर हम किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को घोलते हैं तो कोई भी रंगीन पदार्थ, ऑयल इन वाटर, जो हम दूसरा वाला पायस पढ़ रहे थे, सॉरी पहला वाला पायस, ऑयल इन वाटर, तेल का जल में पायस, ठीक है ना, के साथ, या ऐसे समझें अगर हम कोई कलर्ड कोलाइड विलयन बनाना चाहते हैं, रंगीन कोलाइड विलयन, तो उसमें क्या करेंगे? हम जल में किसी रंगीन पदार्थ को घोलेंगे और जल में विलय कोई भी रंगीन पदार्थ जलीय पायस बनाता है, जलीय पायस के साथ रंग देता है, लेकिन तेलीय पायस के साथ नहीं देता। ये ध्यान रखेंगे। जल में विलय कोई भी रंगीन पदार्थ जलीय पायस के साथ तो कलर देगा, इसकी उपस्थिति में तो रंगीन होगा, लेकिन जो दूसरा वाला तेलीय पायस है इसके साथ वो कोई कलर नहीं देता। समझ में आ गई होगी बात। ऑयल वाटर के साथ तो रंग देगा, रंग प्रदर्शित होता है, किंतु वाटर इन ऑयल को क्या कहेंगे हम? तेलीय पायस, इसके साथ कोई कलर या कोई रंग प्रदर्शित नहीं होता। तो ये 2-3 लक्षण थे पायस के। अब एक और इसमें पूछ लिया जाता है, एक और टर्म आती है विपायसीकरण। पायसीकरण को हम इमल्सिफिकेशन कह रहे थे, विपायसीकरण को डीमल्सिफिकेशन इस नाम से जानेंगे, विपायसीकरण। अब पायसीकारक कौन थे? जो स्थायी पायस बनाते थे, ऐसे पदार्थ पायसीकारक कहलाते थे। तो विपायसीकारक कौन कहलाएंगे? जो विपायसीकारक किसे कहेंगे? जो
अमिश्रणीय पदार्थों में पायस को अलग अलग या पृथक पृथक कर देते हैं। तो पायस का पुनः दो अमिश्रणीय द्रवों में परिवर्तन या रूपांतरण क्या कहलाता है? विपायसीकरण कहलाता है। पायस का अपने अवयवों में टूटना, यह विपायसीकरण है। यो क्रिया पायस को गर्म करके या ठंडा करके, गर्म करके ठंडा करके या अपकेंद्रीकरण से, या तो गर्म कर देंगे या ठंडा कर दें या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दें या अपकेंद्रण, अपकेंद्रण, इसके द्वारा यह क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे मैंने बताया दूध, दूध को गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं। उबालने पर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जब उबाल कर उसको ठंडा करते हैं तो दूध में से मलाई ऊपर आ जाती है। तो वो मलाई क्या है? वो मलाई क्या चीज है? वो मलाई है जो तेलीय भाग है। पायस का जो तेलीय भाग है, जो तेलीय पदार्थ है, जो जलीय माध्यम में घुला हुआ था, जलीय माध्यम में उपस्थित है, वो अलग हो जाता है। तो मलाई इसलिए ऊपर आ जाती है उबालने पर या ठंडा करने पर। फ्रिज में रखते हैं तो भी आपने देखा होगा, फ्रिज में रखने पर दूध के ऊपर मलाई जम जाती है या गाढ़ापन उसका ऊपर आ जाता है, क्रीम जैसी लेयर। तो वो भी विपायसीकरण हो गया। और अपकेंद्रण तो सभी ने देखा है। जब दूध से घी निकालते हैं, दूध से क्या दही से निकालते हैं, तो हम रही या मथनी की सहायता से उसको मथते हैं। मथने में हम क्या कर रहे हैं? अपकेंद्रण, एक फोर्स लगा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी सहायता से जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम से पृथक होकर ऊपर आने लगती है। और इसे हम कहते हैं कि हम दही में से घी निकाल रहे हैं, और घी निकालने के बाद मट्ठा शेष बच जाता है। जो वो मट्ठा है वो इसका परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षिप्त प्रावस्था ऊपर आ गई और परिक्षेपण माध्यम नीचे रह जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विपायसीकरण। तो विपायसीकरण की क्रिया कैसे कर लेते हैं? या तो गर्म करके, किसको? पायस को, या उसको ठंडा करके, या उसका अपकेंद्रण कराकर। ठीक है, उदाहरण याद रहेगा। दूध को गर्म करके ठंडा करने पर मलाई की मोटी परत का जमना विपायसीकरण है, क्योंकि दूध को जब हम गर्म करेंगे तो पायस वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा, और वसा तेल से हल्की होती है, इसलिए वो तैरकर तेल की सतह पर आ जाती है, और जब ठंडा करते हैं तो वहीं वो जम जाती है। इस तरह मलाई दूध से अलग हो जाती है। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक पायस, इसके प्रकार, इसकी परिभाषाएं, इसके लक्षण, पायसीकारक और विपायसीकरण। इससे ज्यादा आपसे परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बस एक और छोटा सा इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है कोलाइडों के अनुप्रयोग। तो क्यों ना हम उसको भी निपटा लें। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे कोलाइडों के अनुप्रयोग। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है कोलाइडों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर। तो क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, हम अपने दैनिक जीवन में या अपने फायदे के लिए इसे कहां कहां प्रयोग करते हैं, वो सब इस हेड के अंतर्गत हम देखेंगे। तो भैया पहला अनुप्रयोग है इसका फॉग या मिस्ट। फॉग और मिस्ट। फॉग कहते हैं कोहरे को, और मिस्ट कहते हैं धुंध को। कोहरा या धुंध ये कैसा निकाय है? एक कोलाइडी निकाय है। ठीक है, कैसे बनता है समझे। कम ताप पर ओस के जो बूंदे हैं या उसके बिंदु हैं वो धूल के कणों के चारों ओर वायु में उपस्थित रहते हैं, या ऐसा कहें कि हवा में तैरते हुए धूल के कण उसके चारों तरफ वायु में उपस्थित वाष्प संघनित होकर एक बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसका आकार कोलाइडी रेंज में आ जाता है। कोलाइडी रेंज कौन सी है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इस रेंज में वो पहुंच जाती है। कौन? एटमॉस्फेयर में जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है, ड्रॉप की तरह की संरचना जो कैसे बनी है? वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण तैर रहे थे उनके चारों तरफ वेपर्स इकट्ठी हो गई हैं, वाष्प इकट्ठी हो गई है जल की। कौन सी वाष्प? जो वायुमंडल में उपस्थित थी, और वो संघनित होकर इस साइज में परिवर्तित हो गई, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। और हम जानते हैं इस साइज का कोई भी पदार्थ या कोई भी कण क्या कहलाता है? कोलाइड। तो इस तरह कम ताप पर हवा में तैरते हुए धूल के कण के चारों ओर वायु में उपस्थित वाष्प का संघनित होकर एक बूंद के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कोहरा या फॉग कहलाता है। ठीक है, इसी को हम कोहरा या फॉग कहते हैं। तो एक अनुप्रयोग तो हो गया कोहरा या धुंध का निर्माण कोलाइड का। दूसरा अनुप्रयोग, सेकंड क्या है?
डेल्टा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा का निर्माण। सभी बच्चे जानते होंगे डेल्टा क्या है, ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। जहां दो नदियां या जहां नदी समुद्र में गिरती है तो समुद्र और नदी के मिलन स्थल पर एक त्रिभुजाकार टिल्ले के रूप में आकृति बन जाती है और उसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इस डेल्टा का निर्माण कैसे हो जाता है ये हम इसमें विषय को समझेंगे। तो बच्चों, जो नदी का जल है उसमें मिट्टी, रेत और बहुत सी अशुद्धियां जो हैं वो कोलाइड रूप में उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में मानते हैं। समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड होता है। हम जानते हैं समुद्र का जल खारा होता है, क्यों होता है? नमक के घुले होने के कारण। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। अब जब नदी समुद्र के जल से मिलती है तो ये अशुद्धियां चाहे ऋणावेशित हों चाहे धनावेशित हों, वो अपघट्य के द्वारा, अपघट्य का काम कौन कर रहा है समुद्री जल में? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पर NaCl पर Na के ऊपर तो प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज। तो नदी के जल में उपस्थित ऋणात्मक अशुद्धियां इस धनात्मक आयन से अवक्षेपित होंगी और धनात्मक अशुद्धियां इसके साथ क्लोराइड आयन से, ऋणावेश से, ये अवक्षेपित हो जाती हैं। और इस हमने अवक्षेपण पढ़ा था इसके गुणों में, कोलाइडी गुणों में, और इस अवक्षेपण के कारण ही वो एक टिल्ले नुमा संरचना बन जाती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? ये अवक्षेपण की क्रिया। ठीक है, तो इस तरह डेल्टा का निर्माण कोलाइडी के अनुप्रयोग का उदाहरण है। नेक्स्ट, बड़े काम की चीज है ये, धुएं का अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन ऑफ। धुएं को क्या कहते हैं? स्मोक। ये हो गया धुएं का अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या मतलब है भाई इसका? आप लोग देखते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी मिले हैं, उन सब में चिमनियां धुआं फेंकती हैं, लेकिन इस धुएं के साथ कार्बन के हानिकारक कण, कार्बन के मोटे कण, कोयले के कण, वो भी धुएं के साथ ऊपर आ जाते हैं। तो इन चिमनियों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि कार्बन के कण धुएं के साथ बाहर ना निकलने पाए, जिससे हम प्रदूषण को रोकने में कुछ सहयोग कर सकें। ऐसी व्यवस्था के लिए या इन कार्बन के कणों का रोकने को हम धुएं का अवक्षेपण कहेंगे। क्या करते हैं इसमें जो ये चिमनी नुमा संरचना है जो मिल में या फैक्ट्रीज में लगी होती है चिमनी, इसमें हम एक व्यवस्था कर देते हैं कि इसमें एक धातु का गोला लटका देते हैं। ठीक है, धातु का एक गोला लटका देते हैं और इसको हम कोट्रेल कहते हैं। इसका नाम क्या है? कोट्रेल। कोट्रेल अवक्षेपक। जो अवक्षेपण का काम करेगा वो अवक्षेपक। जो पायस बनाने का काम कर रहा था या उसके स्थायित्व को बढ़ा रहा था उसे हमने पायसीकारक कहा था। ऐसे ही जो अवक्षेप बनाने का काम करेगा वो अवक्षेपक। होता क्या है, इसको हम चार्ज कर देते हैं, इलेक्ट्रोड से जोड़कर इसको क्या कर देते हैं? चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कार्बन की अशुद्धियां हैं यहाँ वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कार्बन की जो भी अशुद्धियां हैं या इम्प्यूरिटीज हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ आकर्षित होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसलिए इस धातु के गोले को हम धनावेशित कर देते हैं। अब जब इस चिमनी में कार्बन के कण धुएं के साथ ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर चलेंगे, तो ये कण इस धातु के गोले के साथ चिपक कर या इसकी ओर आकर्षित होकर यहीं रुक जाएंगे और जो गैसें हैं धुएं के रूप में, जो गैसें थी शेष गैसें, वो चिमनी से बाहर चली जाती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्बन के कण इस धातु के गोले के काबू से बाहर हो, वो चले जाएं। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ एक प्लेट लगाते हैं और उस जैसे इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया था उसको कर देते हैं नेगेटिवली चार्ज। ऋणावेशित प्लेट एक यहाँ लगाते हैं छिद्रित, जिसमें से गैसें तो निकल जाती हैं। ये ऐसे छिद्रित प्लेट होती है, इसमें से गैसें तो निकल जाएंगी, फिल्टर टाइप होता है ये। लेकिन जो इस गोले से बच के निकल गए कार्बन के ऋणावेशित कण, वो इस प्लेट के पास जाकर यहाँ भी ऋणावेश और ये खुद भी ऋणावेशित थे, इससे प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये इसको लांघने की कोशिश नहीं करते, ये इनके लिए लक्ष्मण रेखा है। इससे प्रतिकर्षित होकर ये नीचे की ओर जाते हैं, गिरने लगते हैं और फिर से या तो इस पे चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद जब एक बड़े गट्ठर के रूप में होंगे तो फिर ये नीचे गिरना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर फैक्ट्रीज के आसपास काले रंग की राख या छाई जैसी उपस्थित होती है। कहीं भी फैक्ट्री के पास जाओ, वहां आजकल सब में ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, ये रूल बना दिया है कि आप लोग ऐसी चिमनी लगाएंगे
भट्टों पर भी आज के लिए लगाई जा रही हैं, तो उसमें जो राख है या जो कार्बन के कण हैं वो नीचे रह जाते हैं और फैक्ट्री से वो बड़ी मात्रा में ट्रक में लोड करके या ट्रॉली में लोड करके बाहर निकाल दिए जाते हैं, भराव के यूज में हो जाते हैं कामयाबी। तो इस तरह हम धुएं से धुएं का अवक्षेपण करते हैं और धुएं का अवक्षेपण करके कार्बन को धुएं से अलग कर देते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, एक है इसमें जल का शोधन करने में, जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का शोधन। ये भी कहां से संभव हुआ है? कोलाइड के अनुप्रयोग से। जल का शोधन क्या करते हैं? जल के शोधन में हम अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ट्रीटमेंट है उसमें? देखो, अशुद्ध जल में जो अशुद्धियां हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इसमें हम एक ऐसा अपघट्य या ऐसा पदार्थ या ऐसा परिक्षेपण माध्यम में प्रावस्था मिक्स करते हैं जो ऋणावेशित और धनावेशित इन दोनों को अवक्षेपित कर सके। ठीक है, फिर उसको फिल्टर कर देंगे। तो इसके लिए हम इसमें कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? फिटकरी। फिटकरी का सूत्र क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसमें 24 H2O क्रिस्टलन जल के 24 अणु अटैच होते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, यो पोटेशियम सल्फेट काय में टूट जाता है 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस में। एल्युमिनियम सल्फेट काय में टूट जाता है Al3 प्लस और 2SO4 का होल थ्राइस होता है भैया, तो 3SO4 माइनस माइनस। अर्थात हमें एक तो पोटेशियम आयन मिलेगा इससे, फिटकरी को जल में डालने पर जब ये आयनित हो जाती है, अपघटित होगी, तो क्या मिलेगा? पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन, ये मिलते हैं। अब जल में अगर ऋणात्मक अशुद्धि है तो उसको पोटेशियम और एल्युमिनियम अवक्षेपित कर देंगे, अगर धनात्मक अशुद्धि है तो उसको सल्फेट आयन अवक्षेपित करता है, और इस अवक्षेप को छानकर हम जल को, शुद्ध जल को अलग कर लेते हैं, वो पीने योग्य जल प्राप्त होता है। ठीक यही क्रिया एक बार हम एक जगह और यूज करेंगे, वो कहां है? वो है रक्त का स्कंदन। रक्त का स्कंदन मतलब कोagulation, लेशन ऑफ ब्लड। रक्त का स्कंदन, स्कंदन हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइडी निकाय के गुणों में। स्कंदन, स्कंदन किसे कहते हैं? स्कंदन किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपित होना, अवक्षेप का निर्माण होना, इसमें स्कंदन कहलाता है। अब क्या होता है, कभी अगर हमारी स्किन जैसे शेविंग करते समय या कोई छोटे मोटे काम करते समय रगड़ कर या कट छिल जाती है तो उसमें से ब्लड आने लगता है, और हम जानते हैं हमारा ब्लड क्या है? वो एक कोलाइडी निकाय है। ब्लड क्या होता है? कोलाइडी तंत्र है, और उस पर चार्ज कैसा होगा? क्योंकि हम जानते हैं कोलाइडी तंत्र कोई भी हो, कोई भी कोलाइड पार्टिकल हो, वो चार्ज होता है, तो ब्लड होता है नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये बहने लगा, क्या करेंगे? हमने इस पर फिटकरी, फिटकरी का दूसरा नाम है एलम, उसको लगा दिया, उसे रगड़ दिया। अभी हमने ऊपर देखा था कि फिटकरी में पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन होते हैं। यो ऋणावेशित है, तो इसके लिए हमें कौन सा आयन चाहिए? धनावेशित। तो धनावेशित आयन के लिए पोटेशियम आयन और एल्युमिनियम आयन इसको इसके साथ क्रिया करके अवक्षेपण कर देते हैं, इसका कोगुलेशन कर देते हैं, जिससे बहता हुआ रक्त रुक जाता है। तो कभी कभी रक्त के स्कंदन पर या स्कंदन पर टिप्पणी आ जाती है, क्या लिखेंगे? रक्त एक कोलाइड निकाय है जिस पर ऋणावेश होता है, और इसमें विभिन्न पदार्थ जल में परिक्षिप्त रहते हैं। ये रक्त की संरचना है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडी निकाय है, और बहुत से पदार्थ जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब क्या होती हैं? ब्लड में, वो सॉरी जल में वो परिक्षिप्त रहते हैं। जब रक्त बहने के स्थान पर कोई अपघट्य है, जैसे फिटकरी, और फिटकरी ना हो FeCl3 हो, ये हो फेरिक क्लोराइड, ये भी काय में टूटेगा? Fe3 प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो FeCl3 या फिटकरी को लगा देते हैं, जिसमें उपस्थित धनायन रक्त के आवेश को उदासीन करके स्कंदित कर देते हैं। फिटकरी एक अच्छा रक्त स्कंदक है, कोगुलेटर है, जो ब्लड को कोगुलेट कर देता है। क्यों अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें हाईली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी एल्युमिनियम आयन है। पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस, तो 3 प्लस वाला आयन उपस्थित है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया रक्त का स्कंदन। एक और आप उदाहरण दे सकते हैं इसमें काय का? साबुन और डिटर्जेंट का स्वच्छीकारक गुण, ठीक है ना, क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है किसकी? क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप
या डिटर्जेंट। स्वच्छीकारक गुण, क्लीनिंग प्रॉपर्टी का मतलब स्वच्छीकारक गुण, साबुन या किसकी, डिटर्जेंट की। साबुन या डिटर्जेंट से हम देखते हैं कि हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, और बिना साबुन या डिटर्जेंट के अगर हम कपड़े को कितना भी खंगालते रहें, कितना भी रगड़ते रहें, वो साफ नहीं होता। कारण क्या है? तो कारण यह है बच्चों कि साबुन या डिटर्जेंट को अपमार्जक भी कहते हैं हिंदी में। तो साबुन या अपमार्जक, इनका स्वच्छीकारक गुण किसके कारण होता है? पायसी कारक के कारण। हमने भी पढ़ा था कि साबुन पायसी कारक का कार्य करता है, ठीक है ना। पायस बनने की क्रिया को स्थायित्व प्रदान करता है। तो पायसी कारक के कारण इनमें ये गुण होता है। कैसे साफ करते हैं ये मैल और धूल के कारण जब कपड़ों में लगी हुई चिकनाई से चिपक जाते हैं। कपड़ा हमारा गंदा क्यों होता है? हमारी स्किन ऑयली होती है, उसमें से चिकनाई निकलती है, वो कपड़े पे लगी, और धूल के कारण या किसी और चीज के कारण उस चिकनाई पर चिपक जाते हैं। तो चिकनाई प्लस धूल यो बन गया मैल, और यो काई मैल लग जाता है कपड़े में। तो कपड़े में जब चिकनाई द्वारा ये चिपक जाते हैं, तो साबुन की उपस्थिति में कपड़ों पर लगी चिकनाई को हटाकर ये जल के साथ स्थायी पायस बना देते हैं। ये हमने पढ़ा था। साबुन क्या है? जो साबुन होता है वो ऑयल इन वाटर, इस पायस के लिए स्थायी कारक होता है। साबुन इस पायस का स्थायी कारक है। स्थायी कारक कह दें या पायसी कारक कह दें, स्थायी कारक होता है इसके लिए। तो ये क्या करता है? चिकनाई और पानी, ऑयल और वाटर के आपस में संबंध को ज्यादा प्रगाढ़ कर देता है, ज्यादा मजबूत कर देता है, जिसके कारण चिकनाई कपड़े को छोड़कर किसके साथ जुड़ जाती है? पानी के साथ। और चिकनाई के साथ कौन आ जाते हैं? धूल के कण। अर्थात जो मैल है वो पानी में आ जाता है, जो मैल है वो ही पानी में आ जाता है और कपड़े को छोड़ देता है। जब हम इसमें खंगाल देते हैं या पानी निकाल देते हैं तो मैल तो पानी के साथ बह जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। इस तरह हम कपड़े के स्वच्छीकरण में डिटर्जेंट और साबुन के प्रयोग को किसकी श्रेणी में लाएंगे? कोलाइडी के अनुप्रयोग की। अब एक और लास्ट इसमें देखें काम की चीज, रेन या वर्षा। वर्षा क्या होती है? वर्षा का मतलब क्या है भाई? वर्षा का मतलब है कि जो बादल हैं, बादल क्या चीज है? पहले तो बादल को समझ लो। बादल क्या होता है? बादल में जल की ड्रॉप्स, H2O, जल या जलवाष्प की हल्की छोटी छोटी बूंदें, वो H2O की बूंदें काय में परिक्षिप्त होती हैं? एयर में। अर्थात जो एरोसोल है, बादल एरोसोल के टाइप का है। इसमें वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें परिक्षिप्त होती हैं, इसलिए इसको एरोसोल निकाय के अंतर्गत हम रखते हैं। अब वायुमंडल की ऊपरी परत में जब कंडेंसेशन होती है, संघनन होता है, संघनन होता है, तो ये छोटी छोटी बूंदें एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़ी बूंद बना देती हैं, बड़ा आकार गट्ठर के रूप में हो जाती हैं। अब ये गट्ठर के रूप में ऊपर से बादल में से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाती है। इसी को हम वर्षा कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो वर्षा है ये उस समय होती है जब विपरीत आवेश वाले बादल क्या हो गया? जब एरोसोल है तो कोलाइड निकाय हो गया। अब कोलाइड निकाय तो आवेशित होगा, तो जब पॉजिटिव निकाय नेगेटिव के साथ घर्षण करता है या मिलता है तो उस समय इन ड्रॉपलेट से बड़ी ड्रॉप का निर्माण होता है, अर्थात उसी समय वर्षा होती है। तो वर्षा कब होगी? जब ऋणावेशित बादल और धनावेशित बादल आपस में मिलेंगे। मिलने से क्या होगा? इस कोलाइड निकाय का स्कंदन हो जाएगा, अवक्षेपण। प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो जैसे नदी और समुद्र के मिलने से डेल्टा बनता था, उसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव बादलों के मिलने से वर्षा हो जाएगी। अब हम एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर बताते हैं, एक मजेदार फैक्ट। क्या? कि आप चाहें तो कभी कभी जैसे सूखा पड़ गया तो आप सक्षम हैं कि आप स्वयं भी बादलों पर बारिश करा सकते हैं। कैसे? अगर हम बादलों के ऊपर क्या कर दें? आवेशित बालू या कोई विद्युत अपघट्य है उसको छिड़क दें। भाई बारिश कब हो रही थी? जब प्लस और माइनस जुड़ के स्कंदित हो रहे थे। अब ये काम अगर आप लोग कर लें, खुद बारिश के ऊपर गए और पॉजिटिव चार्ज धूल के कण ले गए या बालू ले गए, उसको बखेर दिया। एक नेगेटिवली चार्ज ले गए, उसको बखेर दिया। तो जहां बादल पॉजिटिवली चार्ज है वहां हमने नेगेटिवली चार्ज बालू को बखेरा उसके ऊपर, और जहां बादल नेगेटिवली चार्ज था वहां पॉजिटिव चार्ज वाली बालू को बखेर दिया। जिससे क्या होगा? इन दोनों की, बादल और रेत जो हम ले गए थे चार्ज पार्टिकल, उसके स्कंदन के कारण जो बादल में जल वाष्प की ड्रॉपलेट हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, वो एकत्र होकर बड़ी बूंद के रूप में पृथ्वी पर आने लगेंगी और वर्षा हो जाएगी। तो इस तरह आप आवेशित बालू या विद्युत अपघट्य को छिड़ककर, बादलों पर छिड़ककर बारिश करा सकते हैं। तो ये इसके थे भैया अनुप्रयोग। अब ये चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त। तो अब आप
तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए।